नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर की बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट बीए फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। इसमें हम पहले पढ़ रहे थे कि राजनीति का क्या अर्थ होता है और सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था राजनीति का अर्थ और सिद्धांत का अर्थ। राजनीति का अर्थ एक बार वापस बता दूं। राजनीति का अर्थ होता है राज्य शासन सरकार सत्ता व इनके मध्य संघर्ष। राजनीति का अर्थ होता है राज्य शासन सरकार सत्ता व इनके मध्य संघर्ष को राजनीति कहा जाता है। और दूसरा अर्थ देखें तो ज्ञान की वह शाखा जिसमें राजनीति का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है उसे राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। आ रहा सबको समझ में? हम पढ़े राजनीतिक सिद्धांत का सामान्य अर्थ। राजनीति का अर्थ हो गया राज्य शासन सरकार सत्ता व इनके मध्य संघर्ष। अर्थात राजनीति का अर्थ हो गया राज्य शासन सरकार सत्ता व इनके मध्य संघर्ष को राजनीति कहा जाता है। दूसरा अर्थ राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान की वह शाखा जिसमें राजनीति का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है उसे राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे इसके प्रकार, राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार। राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार में दो प्रकार होते हैं, परंपरागत व आधुनिक। परंपरागत व आधुनिक। इसमें परंपरागत को और भी नामों से जाना जाता है। परंपरागत के अन्य नाम जैसे इसको मानपरक भी कहा जाता है और राजनीतिक दर्शन भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है परंपरागत के बारे में बताओ या मानपरक के बारे में बताओ या राजनीतिक दर्शन के बारे में बताओ। इन तीनों का एक ही नाम है, अर्थात इन तीनों के बारे में जो भी पूछे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
परंपरागत या मानपरक राजनीतिक दर्शन, ये तीनों एक ही चीज है। और आधुनिक में हम व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद और राजनीतिक विज्ञान, आधुनिक के अन्य नाम है व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद और राजनीतिक विज्ञान। ये तो हो गए इनके अन्य नाम। अब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्य और नैतिकता पर बल देता है, अर्थात ये संस्कारों की बात करता है और ये तथ्य वैज्ञानिकता की बात करता है। तथ्य और वैज्ञानिकता की बात करता है। सबसे इम्पोर्टेंट परंपरागत में ये मूल्य और नैतिकता की बात करता है और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत तथ्य और वैज्ञानिकता की बात करता है। आपके छोटे वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में समझाओ। एक लाइन में ये बताना आपको, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्य या नैतिकता पर बल देता है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ये तथ्य और वैज्ञानिकता पर बल देता है। इसका अध्ययन कहाँ से कहाँ तक किया जाता है? इसका अध्ययन प्लेटो से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक जितने भी विचारक हुए वो सभी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन कौन कौन करते हैं? प्लेटो से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक जितने भी विचारक हुए वो सभी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, ये जितने भी विचारक हुए, कार्ल मार्क्स, द्वितीय विश्व युद्ध तक वो सभी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी विचारक हुए वो सभी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं और इसके समर्थक जितने भी भारतीय विचारक हैं वो अभी भी वर्तमान में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। भारतीय जितने भी विचारक हैं, भारतीय विचारक वो सभी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को मानते हैं, जबकि आधुनिक में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी विचारक हुए वो सभी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। जैसे डेविड ईस्टन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करता है और रॉबर्ट डहल, लासवेल, ये सभी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है लासवेल कौन से विचारक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लासवेल कौन सा विचारक है? आधुनिक
और ये पूछा जा सकता है प्लेटो कौन से विचारक है, तो प्लेटो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक। इसके बाद में राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, इनको मानने वाले विचारक भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये विचारधाराएं राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकरण और भी बहुत सारे विचारधाराएं हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई। ये तो थे परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के सामान्य कुछ बिंदु। इसके बाद में इसका क्या कार्य है? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य है समालोचना। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य कार्य है समालोचना और दूसरा मुख्य कार्य है पुनर्निर्माण। इसके दो मुख्य कार्य हैं, समालोचना और पुनर्निर्माण, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य कार्य है व्याख्या करना। जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य कार्य है व्याख्या करना। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का कार्य समालोचना। समालोचना का अर्थात अच्छाई के साथ बुराई भी करना। समालोचना का अर्थ अच्छाई के साथ बुराई करना और पुनर्निर्माण का अर्थ होता है कि वापस उसका निर्माण करना या पुनः उसकी खोज करना। जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य कार्य है व्याख्या करना। अभी के विचारक हर चीज की डिटेल से व्याख्या करते हैं। ये तो हो गए इनके मुख्य कार्य। ये किसकी बात करते हैं? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत यस, और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत ये समष्टिवादी है, जबकि ये व्यष्टिवादी है। ये विचारक समष्टिवादी है और ये व्यष्टिवादी है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में ये समष्टिवादी है और ये व्यष्टिवादी है। ये तो हो गए कुछ इसके सामान्य प्रकार। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके उपागम, अर्थात परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के उपागम। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के उपागम। पहला है ऐतिहासिक उपागम। पहला है ऐतिहासिक उपागम। इसमें होता क्या है कि इसमें ऐसी संस्था या घटना, इनका अध्ययन, ऐसी घटनाओं या संस्थाओं का अध्ययन हम इतिहास के आधार पर करते हैं। इतिहास या अतीत के आधार पर करते हैं। हम इसमें ऐसी संस्थाओं या घटनाओं का अध्ययन इतिहास या अतीत के आधार पर करते हैं। कैसे?
जैसे अब माने कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ऐतिहासिक उपागम में ऐसी संस्थाओं या घटनाओं का अध्ययन हम इतिहास या अतीत के आधार पर करते हैं। जैसे भारत में शासन प्रणाली है संसदीय। अब हम संसदीय शासन प्रणाली इसका किस आधार पर कह सकते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है? क्योंकि भारत में 1947 से पूर्व अंग्रेजों का शासन था और ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। तो हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली अपनाई, अर्थात उनसे ग्रहण करी। इस आधार पर भारत में अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे छोड़ के चले गए। तो भारत के लोगों ने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। किस आधार पर? इतिहास और अतीत, इसके आधार पर भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। तो हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक उपागम में हम ऐसी संस्था और घटना का अध्ययन करते हैं जो इतिहास या अतीत के आधार पे हो। तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय। इसको मानने वाले विचारक कौन से हैं? ऐतिहासिक शासन प्रणाली को मानने वाले विचारक अरस्तु, मैकियावेली, फ्रीमेन, ये सभी ऐतिहासिक उपागम का अध्ययन करते हैं। अरस्तु, मैकियावेली या फ्रीमेन, इन सभी ने ऐतिहासिक उपागम को अपनाया और ऐतिहासिक उपागम के जनक किसे माना जाता है? ऐतिहासिक उपागम के जनक सेबाइन को माना जाता है। आप नोट करते जाओ कि ऐतिहासिक शासन प्रणाली के जनक किसको माना जाता है? सेबाइन को ऐतिहासिक शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? ऐतिहासिक उपागम का जनक सेबाइन को माना जाता है। यह हो गई ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम में ऐसी संस्थाओं या घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो अतीत के आधार पर आधारित हो। इस ऐतिहासिक उपागम में क्या होता है? प्लेटो यूनान का निवासी था। प्लेटो के साथ अन्याय हुआ। प्लेटो के साथ वहाँ के सम्राट द्वारा अन्याय किया गया। तो प्लेटो ने इस अन्याय के आधार पर विश्व भ्रमण किया। और बहुत सारे विचार दिए। अगर प्लेटो के साथ अन्याय नहीं होता तो आज प्लेटो इतने विचार नहीं देते। अर्थात व्यक्ति के साथ परिस्थितियाँ उसके विचार या नए विचार जन्म देती है। और अरस्तु भी यूनान का निवासी था। अरस्तु के साथ भी
अन्याय हुआ और इसी अन्याय के कारण अरस्तु ने भी बहुत सारे विचार दिए और इंग्लैंड में हॉब्स और लॉक, इंग्लैंड के दो विचारक हैं हॉब्स और लॉक। इनके साथ हॉब्स और लॉक के साथ इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। तो हॉब्स और लॉक ने इंग्लैंड के गृह युद्ध के आधार पर बहुत सारे विचार दिए। तो हम इसी आधार पर भारत में महात्मा गांधी अंग्रेजों के प्रति भारत में महात्मा गांधी का जन्म अंग्रेजों के अत्याचार अर्थात हम कह सकते हैं अगर भारत में अंग्रेजों के अत्याचार नहीं होते तो महात्मा गांधी के विचार आज हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो विचार ऐसी परिस्थितियों के आधार पर अतीत की घटनाओं के आधार पर ही पैदा होते हैं। अगर अंग्रेजों के अत्याचार नहीं होते तो आज महात्मा गांधी के विचार आज हम नहीं पढ़ पाते। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक उपागम का अध्ययन हम अतीत या इतिहास की घटनाओं के आधार पर करते हैं। अगर प्लेटो और अरस्तु यूनान के निवासी थे, अगर इनके ऊपर अन्याय नहीं होता तो आज हम प्लेटो और अरस्तु के नए विचार नहीं मिल पाते। इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। इस गृह युद्ध में हॉब्स और लॉक पर गृह युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ता। तो गृह युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ता तो आज हम हॉब्स और लॉक के विचार को नहीं पढ़ पाते। इसी प्रकार भारत में अंग्रेजों के अत्याचार नहीं होते तो महात्मा गांधी के विचार को आज हम वो विचार अपने सामने जन्म नहीं देते। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक उपागम का हम अध्ययन अतीत की घटनाओं के आधार पर करते हैं। ऐतिहासिक उपागम का जनक, वापस बता रहा हूँ, ऐतिहासिक उपागम का जनक सेबाइन को माना जाता है। ऐतिहासिक उपागम का जनक सेबाइन को माना जाता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं कि सेबाइन किसका जनक था, तो ऐसे ऐतिहासिक उपागम का, या ऐसे भी पूछा गया है कि ऐतिहासिक उपागम का जनक कौन था, तो सेबाइन। इसके बाद ऐतिहासिक उपागम में हम कला व संस्कृति का भी अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक उपागम में हम कला व संस्कृति का भी अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक उपागम में हम इसको हमें इतिहास के अनुभवों के बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक उपागम से हमें इतिहास के अनुभवों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में दूसरा उपागम कानूनी उपागम। इसमें हम ऐसी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं जो संविधान में वर्णित हो, अर्थात कानूनी उपागम में हम ऐसी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं जो
संविधान द्वारा या संविधान में वर्णित हो, जैसे भारत व अमेरिका के संविधान की तुलना। कानूनी उपागम में हम ऐसी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं जो संविधान में वर्णित हो, जैसे भारत और अमेरिका के संविधान की तुलना करना। ये सभी कानूनी उपागम में आते हैं। इसको मानने वाले विचारक जितने भी आज तक राजनीतिक विज्ञान के साथ जितने भी विचारक राजनीतिक विज्ञान के साथ वकालत की है, वो सभी विचारक कानूनी उपागम को मानते हैं। जैसे डाइसी, अंबेडकर, बारकर, पायली, ये सभी विचारक कानूनी उपागम का समर्थन करते हैं। कानूनी उपागम में हम ऐसी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं जो संविधान में वर्णित हो। उससे पहले ऐतिहासिक उपागम में हम ऐसी संस्थाओं या घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो